नमस्कार। डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान और उसका एक नया अंक। इस नए अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निहारिका बेस्ट वाली। गुड मॉर्निंग और आप सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम में। मैं आपसे कहने वाली हूं कि कभी बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी है आपने? धरती को भिगोती हुई, पेड़ पौधों को नहलाती हुई, टिप टिप करती हुई बारिश की बूंदें और फिर कल कल करती हुई नदियों में समाती हुई ये बारिश की बूंदें, पता है ये प्रकृति का संगीत है। ठीक इसी तरीके से जब हम इस प्रकृति के संगीत को सुनते हैं ना, तो पूरी सृष्टि को एक शीतलता का एहसास होता है। और अब मैं बात करूंगी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। जैसे प्रकृति अपने संगीत के साथ हमें शीतलता का एहसास देती है, ठीक उसी तरह से जब भी हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों को और तरह तरह की बंदिशों को सुनते हैं ना, तो एक अलग ही तृप्ति का एहसास होता है। और आज इसी सुखद एहसास को अनुभव करने वाले हैं आप हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, अनमोल वचन। वाकई महापुरुषों के जो कथन होते हैं ना, वो अनमोल होते हैं हम सभी के लिए, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि हम किस पथ पर चलें और कैसे हम मुसीबतों का सामना करके निरंतर आगे बढ़ते चलें। और इसीलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम बिहार बिहान की अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने आज के विशेष मेहमान से। आज हमारे साथ हैं एक उभरते हुए युवा शास्त्रीय संगीत गायक श्री सर्वश्रेष्ठ मिश्रा जी। आपको कुछ बातें भी उनके बारे में बताते चलूँ। आपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उम्र कम है आपकी, लेकिन लगातार आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे हैं। बड़े बड़े मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपको बताऊं दर्शकों कि आप नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, 2020 में आपने अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित IIC समर फेस्टिवल 2023 में भी आपने अपनी प्रस्तुति दी। स्वर्ण स्वर भारत टीवी रियलिटी शो में आप शामिल हुए, और इसके अलावा भी कई मंचों पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के समक्ष आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियाँ दी हैं। आज सर्वश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं, तो चलिए मेरे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री सर्वश्रेष्ठ मिश्रा जी का। सर्वश्रेष्ठ जी, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी हमारे आदरणीय दर्शक देख रहे हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और डीडी बिहार या बिहार बिहान का बहुत बहुत ही आभारी हूं कि आज मुझे एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पे बुलाया गया। सर्वश्रेष्ठ, मैंने कहा अपने दर्शकों को कि उम्र बहुत बड़ी नहीं है आपकी, एक युवा और उभरते हुए कलाकार हैं। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है, यानी आपके नाम का ही अर्थ है सबसे उत्तम, और जिस कला के साथ आप जुड़े हुए हैं वो कला भी सबसे उत्तम है। हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो मूल आधार है हर संगीत का। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि इस कला के प्रति लगाव कैसे शुरू हुआ, कैसे सोचा, और किस परिवेश में आपकी परवरिश भी हुई, क्योंकि उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जी बताएं हमें। तो अगर संगीत के परिवेश की बात की जाए जी, तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर संगीत ही सब कुछ है। और मुख्य रूप से मैं शास्त्रीय संगीत की बात करूँगा। जी, जैसे अगर आप देखें तो पिताजी के पक्ष में या माताजी के पक्ष में हर जगह शास्त्रीय संगीत के साधक आपको मिलेंगे। मेरे दादाजी बहुत अच्छे तबला वादक रहे, नाना जी बहुत अच्छा वोकलिस्ट हैं, शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। इसी तरह दादी जी, नानी जी, सब लोग का एक तरह से मुझे पूरा एक सुपरविजन मैं कह सकता हूँ मिला।
तो इस तरह से फिर मेरे पिताजी से मेरा सीखना हुआ। माताजी भी मेरी बहुत अच्छी गायिका हैं। इस वजह से एक जैसे पुष्प को फल फूलित किया जाता है, उस तरह से मुझे भी ये मौका मिला भगवान के आशीर्वाद से कि मैं इस जीवन में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ। तो लगाव वहीं से बनना एकदम लाजमी था। बिल्कुल मेरा शौक भी धीरे धीरे करके उसमें विकसित हुआ। और फिर अभी तो ऐसा है कि जैसे शास्त्रीय गायन में ही बहुत रुचि है। अच्छा। गायन के बहुत सारी शैलियाँ हैं, लेकिन मेरा जो एक तरह से इंक्लिनेशन जो जाता है वो शास्त्रीय संगीत की तरफ ही जाता है। जी। तो ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा इस चीज़ में कि भगवान की दया से मुझे ऐसे परिवार के लोग मिले जहाँ पर कि शास्त्रीय गायन के अलावा और कुछ नहीं देखा जाता। बस वही है कि हाँ भाई शास्त्रीय गायन करो, ये अच्छा रहेगा। तो उसी तरह फिर सीखना हुआ, फिर विकसित हुआ धीरे धीरे। ये तो शुरुआत थी, जैसा कि आपने बताया। आप बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि आपकी पढ़ाई दिल्ली से हुई, आप वहाँ रहते हैं, पर आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। मैं उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूँगी और साथ ही ये भी चाहूँगी कि जिन जो परिवार के जो गुरु थे जिनका नाम आपने लिया, दादाजी और नाना जी, उनके बारे में भी, उनके नाम के बारे में भी हमें बताएं, ताकि हम वो समझ सकें कि आपका जो पारिवारिक परिवेश था वो किस तरीके से शास्त्रीय संगीत के प्रति था। बताएं हमें। तो देखा जाए तो मूलतः मैं बिहार के मधुबनी ज़िले से हूँ जी। वहीं ज़्यादातर जो है परवरिश मेरी हुई। और संगीत के परिवेश के बारे में बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि संगीत मुझे एक जैसे लेगेसी, विरासत जिसको बोलते हैं, उसमें मिला। तो जब मैं पैदा हुआ तो यही धीरे धीरे कुछ सालों बाद ये एहसास हुआ कि तबला बज रहा है, गायन हो रहा है, राग संगीत गा रहे हैं, तो मुझे भी दिलचस्पी बढ़ी इन सब चीज़ों में। तो देखा जाए तो तबला मैंने अपने दादाजी से सीखा। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने पिताजी से सीख रहा हूँ। नाम बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, श्री उदय शंकर मिश्र मेरे पिताजी का नाम। तो उनसे अभी तक जितना भी सीखता आया बचपन से लेकर आज तक, अभी तक उन्हीं से सीख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल डॉक्टर विनीत गोस्वामी जो कि ग्वालियर घराने के बहुत अच्छे गायक हैं, उनसे भी मैं दिल्ली में सीख रहा हूँ। इस प्रकार से देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत गायन के क्षेत्र में मुझे बहुत दिलचस्पी बढ़ी। तो बचपन मेरा खेल कूद से ज़्यादा गायन में या संगीत में मैं कहूँगा बीता है। तो मैं सुनता था गाते हुए अपने दादाजी को और भी परिवार में जितने जन हैं। पिताजी मेरे बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, गाते भी हैं। माताजी भी मेरी बहुत अच्छा गाते हैं, जैसा मैंने बताया अभी। तो इस प्रकार से जब आप एक चीज़ को बहुत देर तक देखते हैं या उसी परिवेश में रहते हैं तो आपका उस चीज़ में जाना बहुत लाजमी सा हो जाता है। और फिर मतलब यही है कि वही एक माहौल एक बहुत बड़ी बात है। तो बचपन से यही माहौल ही मिला कि शास्त्रीय संगीत में मतलब तो धीरे धीरे ये रहता है कि हाँ पहले उतना बच्चा था तो पहले उतना सा ये नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि यही दुनिया है और यही इसी में कुछ करना है। और भारत में जैसे देश में जिसको संस्कृति कला का देश कहा जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को करना मेरे लिए गर्व की बात है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, दर्शकों के आशीर्वाद से जो भी कुछ पाया हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे गर्व होता है इस चीज़ पर कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर संस्कृतियों को इतना पूजा जाता है, कलाओं को इतना पूजा जाता है। सरस्वती जी, मैं आपको सुन रही थी, आपकी आवाज़ में एक ठहराव है जी। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों का परिचय मैं आपकी आवाज़ से कराऊँ जी। तो कोई प्रस्तुति हमारे दर्शकों अभी के हमारे राग संगीत में एक नियम है कि रागों को उसके समय के अनुसार नियमबद्ध किया गया है। तो इसी श्रृंखला में मैं एक राग की कुछ झलक प्रस्तुत करना चाहूँगा। जरूर। ये राग है मियाँ की तोड़ी।
इस राग में एक बहुत ही प्रचलित बंदिश है, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगा। जी। लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, मोहे अंगवा लग जाए, मोहे अंगवा लग जाए, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छी सी शुरुआत आपने मियाँ की तोड़ी राग में ये प्रस्तुति दी, ये बंदिश आपने गाया और हमारे दर्शकों का परिचय हुआ आपकी आवाज़ से। बहुत ही मधुर आवाज़, बहुत ही सधी हुई आवाज़। सर्वश्रेष्ठ जी, हम बातें कर रहे थे आपके मंच पर प्रस्तुतियों की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब हम सीखते हैं तो हमारी जो वो कला है वो श्रोताओं तक पहुँचे, वो भी बहुत लाजमी होता है। क्या उम्र रही होगी जब मंच पर प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की और कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दी? देखिए, इस तरह से अगर बात की जाए तो गा तो बहुत पहले से रहा हूँ, जैसा मैंने बताया। हाँ। लेकिन प्रोफेशनली तौर पर अगर देखा जाए तो 15-16 की उम्र से मैंने शास्त्रीय संगीत में स्टेज पर या मंच पर एक प्रोफेशनली रूप से प्रदर्शन देना शुरू किया। अच्छा। तो उसमें उस श्रृंखला में कई जगह हुए हैं, कई सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं, जैसा उनमें से आपने कुछ बताया भी, जैसे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं। उसमें परमार फाउंडेशन भी है, नई दिल्ली में कई सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो शास्त्रीय संगीत में बराबर कार्यक्रम देता आया हूँ। जी, जी जी। और आप लगातार इस वक्त कार्य कर भी रहे हैं और अपनी कला को निखारने की भी कोशिश लगातार जारी है। चूँकि आज आप हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं आपके मंच पर प्रस्तुतियों की, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है तो कोई ख़ास प्रस्तुति बहुत सराही जाती है। जी जी। तो वैसी कोई प्रस्तुति अगर आप हमें सुनाना चाहें अभी आज के इस कार्यक्रम में। जी, इस समय का एक राग है रामकली। हाँ, तो उसमें एक बंदिश है, वो मैं कभी कभार गाता हूँ मंचों पर, तो वो बहुत सराही जाती है। सुनाए हमें। रन के जागे पागे, सुघर चतुर सुर जनवा बलमा, सुघर चतुर सुर जनवा बलमा, भोर ही मेरे आए, सगरी रन के जागे पागे, सगरी रन के जागे, बिन गुण मान धर पर जन, बिन गुण मान अधर पर जन, जावक तिलक लगाए, हर रंग कवन सती बड़ी भागिनी, तन मन धन न्योछावर कराए, सगरी रन के जागे पागे, सगरी रन के जागे पागे, सगरी रन के जागे।
मैं चुप थी, पता है क्यों सर्वश्रेष्ठ जी? क्योंकि जब इस तरह के रागों को हम सुनते हैं ना तो मन करता है कि बस आप आंखें मूंद लें और सुनते चले जाएं। पर हमें आपसे बातें भी करनी है, आपके बारे में भी जानना है और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को आपकी प्रस्तुति भी सुनानी है। मैं बात करूंगी कुछ दिग्गज कलाकारों की, क्योंकि एक उभरता हुआ कलाकार, एक युवा कलाकार, जब आप मंच पर प्रस्तुति देते हैं और जब आपको किसी स्थापित कलाकार के समक्ष अपनी प्रस्तुति देनी होती है तो मन में एक भय भी होता है और फिर जब सराहना मिलती है तो उतना ही उत्साहवर्धन भी होता है। तो किन कलाकारों के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी हैं आपने, और साथ ही अगर कोई ऐसा संस्मरण हो आपके मन में वो ज़रूर सुनाएं हमें। मैं इस क्षेत्र में काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ जी। बड़े बड़े कलाकार गायन के क्षेत्र में भी, या अगर वादन के क्षेत्र में भी बात की जाए तो उसमें कई प्रस्तुतियाँ साझा करने का अवसर मुझे मिला है। जैसे पंडित वेंकटेश कुमार जी, पंडित जयतीर्थ मेवुंडी जी, पंडित साजन मिश्रा जी, ऐसे कई सारे दिग्गज कलाकार हैं। तबला वादन के क्षेत्र में बात की जाए तो उस्ताद रफ़ीउद्दीन साबरी जी, उस्ताद अकरम खान साहब। तो इस तरीके से बहुत सारे देश के हमारे बहुत उन्नत और उभरते हुए कलाकारों के सामने मेरा सौभाग्य रहा है, मैं ये कहूँगा ज़रूर कि मेरा सौभाग्य रहा है कि इन कलाकारों के सामने मैंने प्रस्तुति दी है। अभी मेरा एक संस्मरण ये है कि अपने गायन के थ्रू ही मैं अभी एक जी टीवी पर एक टीवी रियलिटी शो आया था, बहुत चर्चित हुआ था, स्वर्ण स्वर भारत करके। तो उसमें भी जैसे हम चकाचौंध की दुनिया की बात करें, ग्लैमर की बात करें, तो उसमें कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ आए, स्वामी रामदेव जी, श्रीमती जया किशोरी जी, कुमार विश्वास सर, कैलाश खेर सर, श्री सुरेश वाडकर सर। तो इस तरीके से कई वहाँ पर लोग आते रहे, जिनमें इस्कॉन के भी कुछ बड़े दिग्गज लोग थे, गौरांग दास जी, रवि किशन जी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे विभिन्न क्षेत्र के कलाकार रहे हैं, उनके सामने मैंने प्रस्तुति दी। और मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि मधुबनी, मिथिला और बिहार का नाम थोड़ा ऊपर आया, और उनकी वजह से जैसे इन कलाकारों ने मुझे अपने गायन के थ्रू, मुझे ये अच्छा लगा कि मेरी वजह से थोड़ा बिहार का अगर कुछ भी नाम हो और हमारे देश का कुछ भी नाम हो, तो इन्हीं संस्कृति के माध्यम से मैं इनसे जुड़ पाया, इन सब चीज़ों से जुड़ पाया। तो मुंबई में ये शो हुआ था, तो इसमें काफ़ी सराहा गया मेरे गायन को, और काफ़ी लोगों ने इसके लिए मुझे आशीर्वचन दिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा संस्मरण है मेरे जीवन का। जी जी। अपने बारे में बताते हुए जिक्र किया था, अपने गुरुओं के बारे में बताते हुए जिक्र किया था कि आपके गुरु ग्वालियर घराने से हैं। जी। जब भी हम बात करते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो हर घराने की अपनी खासियत होती है, और एक शिष्य के तौर पर यकीनन उस खासियत को आप अपने अंदर भी समाहित करते हैं। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी, ग्वालियर घराने की थोड़ी खासियत क्या है, बस इस अंदाज वो बताएं। जी, मेरे प्रथम जो गुरु हैं, मैं अपना परिवार ही बोलूँगा, स्पेशली मुख्य रूप से मेरे पिताजी। अभी जैसा मैंने बताया पहले भी कि अभी मैं दिल्ली में डॉक्टर विनीत गोस्वामी जी से ग्वालियर घराने की परंपरा सीख रहा हूँ, गायन की परंपरा जी। तो मैं ये अवश्य कहूँगा कि ग्वालियर घराने में जो है वो कैसे बाकी घरानों से अलग है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे इसमें बहलावा युक्त जो है, गायकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसमें खुली आवाज़ पर जोर दिया जाता है, और एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए इसमें गाने के लिए। और बंदिशों का जो एक चुनाव है, वो बंदिशों का रखाव जो होता है, बंदिशों का पुट जो होता है, तो उन सब में आपको जो है एक तरह से विभिन्नता नज़र आएगी। लयकारी का काम मुख्य रूप से यहाँ पर होता है। लयकारी में जैसे बोल बाँट वगैरह, बहलावा वगैरह, इन सब चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग देखने को मिलता है ग्वालियर घराने में। तो रुचि के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसी घराने की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता हूँ।
तो इस वजह से इस घराने की चीज़ें मैंने कोशिश की है। वैसे तो मैं सफल हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्रयत्न ये किया है कि इस घराने की कुछ चीज़ें मैं अपने गायन में शामिल कर सकूं। बिल्कुल। और आप सीख रहे हैं इस घराने की खासियत, आप सीख भी रहे हैं। आपने बताया भी हमें, क्यों नहीं हम एक उदाहरण के तौर पर सुनाएं भी हमारे दर्शकों को कोई एक बंदिश जिसमें इसकी खासियत झलक दिख जाए हमें। ग्वालियर घराने के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें ये है कि इसमें एक से एक ऐसे दिग्गज कलाकार हुए हैं जिनके बारे में उनको छू पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मैं असंभव ही कहूँगा एक तरह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बहुत ही प्रचलित बंदिश है राग गौर सारंग में, पीऊ पलन लागी मोरे अंक। तो ये बंदिश जो है मैंने सबसे पहले पंडित डी.वी. पलुस्कर जी से सुनी थी, तो मतलब उनके वीडियो के माध्यम से सुनी थी। तो मैं यही बंदिश कोशिश करता हूँ। ये ग्वालियर घराने की बहुत ही प्रचलित बंदिश है। पीऊ पलन लागी मोरे अखियाँ, पीऊ पलन लागी मोरे अखियाँ, पीऊ पलन लागी मोरे अखियाँ, आली बिन पीऊ मोरा जिया घबराए, चैन नहीं आवे घरी पल जिन दिन रैन पलन लागी मोरे अखियाँ, पीऊ पलन लागी मोरे अखियाँ। बीरपथि कवाले जा संदेशवा, बीरपथि कवाले जा संदेशवा, पियासा न कहिए हमरे व्यथा, तुम्हारे दरस को बिरहा, पलन लागी मोरे अखियाँ, पीऊ पलन लागी, पीऊ पलन लागी, पीऊ पलन लागी मोरे अखियाँ। सर्वश्रेष्ठ जी, एक बात जहन में आती है जब भी हम शास्त्रीय संगीत का जिक्र करते हैं, आमतौर पर लोगों के मन में ख्याल होता है कि अगर मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मुझे बहुत रियाज़ करना होगा, और कहीं ना कहीं इस ओर झुकाव थोड़ा कम दिखता है। आप इस ओर काम कर रहे हैं, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी, क्या बताना चाहेंगे? शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि एक इतना आसान नहीं है, कठिन है जी। क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। राग की शुद्धता, आवाज़ जो है वो मधुर होनी चाहिए, माधुर्य होना चाहिए उसमें। तो ऐसी बहुत सारी बिंदुएं हैं जिसमें कि आपको एक सफल गायक होने में एक कठिनता नज़र आती है इसमें। तो जैसे इसकी जो सबसे मुश्किल या सबसे मैं जटिल चीज़ कहूँगा वो है इसकी साधना। एक राग करने में एक साधक को कई वर्ष लग जाते हैं। और उसमें भी पारंगत होने में और भी समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अपनी गायकी उसमें निकाल पाना, जैसे हम किसी बड़े कलाकार को सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग कलाकार, दिग्गज कलाकार को सुनते हैं, ठीक है, हमने उनको सुना, लेकिन हम उनकी कॉपी करने लगते हैं या ऐसा हो जाता है कि हम एकदम उन्हीं को गाने लगते हैं। तो उसमें आप मान लीजिए अपना इनपुट डालना जी बिल्कुल, अपने तरीके से, अंदाज से पेश करना। एकदम। तो जैसे हमने बहुत मेहनत करके, बहुत साधना करके एक हम तैयार बन भी गए, तो उसमें अपना एक पुट डालना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इतिहास में जितने कलाकार हुए हैं उन सब का अपना एक अलग अंदाज रहा है, बिल्कुल सही बात। सब में सबकी आवाज़ में भिन्नता थी, सबकी गायन शैली में भिन्नता थी। तो मैं उन बड़े बुजुर्ग कलाकारों से यही सीख पाया हूँ कि अपना एक
आपको स्वरूप दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको एक सफल गायक या मैं कहूँगा गायक अगर बनना है तो, क्योंकि शास्त्रीय गायन में नहीं, किसी भी प्रकार के गायन या वादन जी, विधा जी, में जी। आपको या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरा ये जो हमारी कला है ये ऐसी ही है कि आपको इसमें थोड़ी भिन्नता आपको इसमें नज़र रखनी आनी होगी। चाहिए, तभी लोग आपको पहचानते हैं, तभी लोग आपको सुनने आएंगे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो इसमें ये बात दिमाग में ध्यान रखना, रखनी है। ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आपने साधना कर ली ये महत्वपूर्ण नहीं है। साधना तो करना ही है, वो तो है, वो तो आप एक सफल कलाकार बन जाएं तो भी आपको नित्य प्रतिदिन वो क्रिया करनी ही है। इसमें कि बहुत सारी चीज़ों पर, आवाज़ में, सांस में, सब चीज़ में आपको एक कंट्रोल, नियंत्रण आपको लाना ही चाहिए है। होगा। और इसमें क्या है कि जैसे अगर हम और संगीत की बात करें, भजन गज़ल वगैरह की, तो उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि आप जो है थोड़ा लिमिटेड होके गाएंगे। लेकिन क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत या राग संगीत में मैं कहूँगा, इसमें आपका पुट यही है, आपकी जो तारीफ है इसी चीज़ पर होगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो आपका सृजन करने की जो आपकी क्षमता है वो कैसी है। जी, तो जी, अगर जी। आप किसी राग को स्वर विस्तार कर भी रहे हैं उसमें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसमें राग की शुद्धता, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि राग की शुद्धता आपको रखनी चाहिए। और सृष्टि में आपके इस जवाब में आपकी समझ देख पा रही हूँ कि किस तरीके से आपने शास्त्रीय संगीत को वक्त दिया है और इसे अपने जीवन में उतारा है। अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी कि क्यों नहीं हम एक सेमी क्लासिकल भी आपसे सुने। आपने क्लासिकल की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी, कोई एक भजन अगर सुनाना चाहें। बिल्कुल। तो एक बहुत ही प्रचलित है, अच्छा। चलचित्रों में भी सुना गया है, एक बहुत ही प्रचलित भजन भी कह सकते हैं, ठुमरी भी कह सकते हैं, इनको दोनों अंदाज में गाया जी, गया जी। है, ठुमरी के अच्छा। अंदाज में भी और भजन के अंदाज में भी। तो मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, अपने दर्शकों को सुनाऊँगा। इसके बोल हैं ठुमक चलत रामचंद्र। वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया। ये मैं ये बताना चाहूँगा कि ये राग जयजयवंती पर आधारित है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। किलके किलके उठत धाय, किलके किलके उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ केरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र। तो ये बहुत ही उम्दा प्रस्तुति है आपकी, और ये पंक्तियाँ हम सभी के जहन में रहती हैं बहुत ही, जैसा कि आपने कहा भी कि हम सभी इसे लगातार सुनते रहते हैं और आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगा इसे सुनना आज बिहार बिहान के इस मंच पर। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम शास्त्रीय संगीत की उपयोगिता पर बातें करें तो इसकी अपनी एक अलग खासियत है और बहुत कुछ अगर हम इसे सीखते हैं तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन दिखता है। मैं चाहूँगी कि उन पहलुओं पर भी कुछ बातें आप करें और फिर करियर ऑप्शंस पर भी अगर इससे जुड़ते हैं तो क्या है इसका विस्तार, वो ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। जहाँ तक मैं शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायन को एक्सप्लोर कर पाया हूँ, मैंने यही देखा है कि
इसमें एक तरह से आप कलाकार तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा कलाकार होने के लिए भी जैसे मैंने बात की कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे इसमें शिक्षण के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, बिल्कुल। और उसके बाद शास्त्रीय गायन में आप शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे जैसे विद्यालय महाविद्यालय में काफ़ी जो रिक्त पद रहते हैं उसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे निजी शिक्षण वगैरह भी, जिसको ट्यूशन कहते हैं, वो भी हो सकता है। इन्फ्लुएंसर का भी आजकल बहुत चलन चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि देखा जाए तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जो सामाजिक सेवाएं जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें विकल्प नज़र आ रहे हैं। समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी दिख रहे हैं, बहुत सारे नए माध्यम भी जनरेट हो रहे हैं जहां आप अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं, अपनी कौशल की प्रस्तुति कर सकते हैं। आप मिथिला से हैं सर्वश्रेष्ठ जी, और अगर हम आपसे विद्यापति जी की कोई पंक्तियाँ ना सुने तो कार्यक्रम संपूर्ण नहीं होगा। मैं गुजारिश करूँगी कोई एक गीत विद्यापति जी तो मधुबनी से होना या बिहार से होना मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ अगर जैसा आपने कहा कि विद्यापति जी का अगर स्मरण नहीं किया जाए तो ये अनुचित होगा। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित एक विद्यापति जी की रचना है के पतियालय जायत्री, तो वो मैं मैथिली में आपको ज़रूर सुनाता हूँ जी। असहाया असहा दुख रे भेल सावन मास। हियन असहाया असहा दुख रे भेल सावन मास। के पतियाल जायत रे मोरा प्रियतम पास। के पतियाल जायत रे मोरा प्रियतम पास। एक सर भवन पिया बिनु रे मोरा रहलो न जाय। सखियन कर दुख दारुण रे जग के पतियाल। के पतियाल जायत रे मोरा प्रियतम पास। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। आओत तोर मन भावन रे एहि सावन मास। के पतियाल जायत रे मोरा प्रियतम पास। मोरा प्रियतम पास। मोरा प्रियतम पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर्वश्रेष्ठ जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति के साथ, उम्दा प्रस्तुति के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आज वक्त निकालने के लिए, हमारे बिहार बिहान में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की
बहुत सारी प्रस्तुतियाँ सुनाने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की श्री सर्वश्रेष्ठ मिश्रा जी से, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर बहुत काम किया है, अपनी कला को निखारा है। जब हम कला के प्रति समर्पित होते हैं तो उसमें एक अलग ही निखार आता है और हमारी मेहनत, हमारा जो लगन है वो दिखता भी है। कुछ लगन आप हमारे लिए भी ज़रूर करिए और हमें ख़त लिखिए, हमें ईमेल भेजिए, बताइए कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान, क्या खास देखना चाहते हैं आप। और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director dd के patna@gmail.com।